ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी को। तो हिंदी के लिए चलिए हम बात करते हैं, जो अभी 2024 में एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का, तो वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आप सब बच्चों ने खूब देख लिया होगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तपस्या भी आपकी चल रही है, और जैसे सरकार का मैंडेट आया है ये सब भी आपको जानकारी होगी। आप सभी आजकल नेट से जुड़े हुए हैं, नेट के माध्यम से आप सभी को मोबाइल आपके पास एंड्रॉइड है ही, ठीक है, आप सभी को जानकारी मिलती रहती है कि गवर्नमेंट ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि जल्दी से जल्दी जितने भी पद खाली हैं उनकी सूचना मांगी है और उन पर अधियाचन जल्दी से जल्दी आएगा, और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। इसी क्रम में आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, होने के बाद तो अब उसके लिए भी सरकार गंभीर है, उसको जल्दी से कराने की बात है। जैसे आरओ का हुआ था तो उसकी डेट आ चुकी है, आरओ की उसकी डेट आ चुकी है कि वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसी प्रकार से आपको भी जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तो उसके लिए लेकिन यह है कि आप रात दिन अपनी मेहनत को बरकरार रखें। इसी बात के लिए मैंने कोशिश की कि चलिए कोशिश करते हैं, ये लेकर आते हैं एक प्रोग्राम इस टाइप का कि जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि इस टाइप से पूछे जाते हैं सवाल, इस टाइप के आते हैं, आप ऐसे सवालों पर खूब मेहनत करें। ठीक है, चलिए तो कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी होता है तत्सम शब्द होते कौन से हैं। तत्सम शब्द किनको कहा गया, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, जो किस भाषा से आए हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं एज इट इज, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। बस छोटी सी बात है ये समझने की है, वैसे क्या डेफिनेशन पढ़ना क्या करना, बस हमें ये पता होना चाहिए वो शब्द क्योंकि जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में आ गए और हम ऐसा का ऐसा ही उनको प्रयोग करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे तत्सम है और उसी प्रकार से शब्द होते हैं तद्भव। ये सभी शब्द, ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द होते हैं, तो इनका वर्गीकरण क्या। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो शब्द हैं संस्कृत के, लेकिन उनको हमने, क्योंकि हजारों साल की जो हिंदी की यात्रा हुई, हिंदी को बनने में, हिंदी जो आज हम आधुनिक हिंदी की बात करते हैं, ये आधुनिक हिंदी बनने में कितनी यात्रा की, किस किस भाषा से गुजर कर आई, चाहे वो वैदिक संस्कृत रही हो सबसे प्राचीन, उसके बाद लौकिक संस्कृत रही हो, उसके बाद आपकी प्राकृत पाली भाषा, उसके बाद अवहट अपभ्रंश खड़ी बोली, तब जाके आपकी ब्रज भाषा रही बीच में, जो साहित्य की भाषा रही है। ठीक है, हिंदी को जो पूरा पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें आती हैं। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द है और वो हमने कहा अपने अनुसार उस हजारों साल की यात्रा में हमने बदल लिए, अपने अनुसार ढाल लिए, उनको साहित्य में प्रयोग करने लगे, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, क्योंकि हम मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ का मैं सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों को देता हूं। मेरठ का जो तत्सम था या तत्सम है वो क्या है, महाराष्ट्र, क्योंकि मेरठ को पुराने समय में क्या कहा जाता था, महाराष्ट्र कहा जाता था। तो महाराष्ट्र को आज हम वर्तमान में क्या कहते हैं, किसी राजा ने, किसी शासक ने, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने नाम परिवर्तित नहीं किया है, अब इसका नाम क्या हो गया, मेरठ हो गया। तो मेरठ इसका क्या हो गया बच्चों, ये हो जाता है तद्भव, और तत्सम आपका क्या है, महाराष्ट्र। इसी प्रकार से हिंदी के हमारे और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप प्रयोग करते हैं क्षेत्र, क्षेत्र का जो तद्भव हो जाता है वो क्या हो जाता है, खेत। तो बस ये अंतर, ये छोटा सा एक अंतर होता है तत्सम और तद्भव में, तो इन पर हमें ध्यान करना है। तो यहां हम सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो सीख क्या है आपका, ये तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम होता है शिक्षा, शिक्षा इसका तत्सम होता है शुष्क, शुष्क शब्द आपका क्या है, ये तत्सम है आपका। ठीक है, इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, सूखा होता है। सांवला का क्या होता है, श्यामला, ये श्यामला क्या होता है, इसका तत्सम होता है। उसी प्रकार से सींग का क्या होता है, श्रृंग, सींग का क्या होता है, श्रृंग। ये देखिए एक चीज का याद रखिएगा, आपको जो एक छोटा सा कॉमन बात मिलेगी तत्सम शब्दों में, तत्सम में श बड़ा मिलेगा आपको, देख लीजिएगा, या ये वाला श्रेय मिलेगा, री के ऋषि की मात्रा मिलेगी, क्योंकि री का ऋषि जो आपका आया है पूरा पूरा संस्कृत से है, या ये शय देखिए यहां पर भी है।
शलजम वाला शय। तो जिन शब्दों में ये होता है, ये थोड़ा पहचानने की बात है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे शब्दों की ज्यादा से ज्यादा तो आपको पता चलेगा। ये छोटी सी पहचानने की बात है बच्चे कि इनमें तत्सम कौन सा है। तो तत्सम शब्दों में हमेशा याद रखिएगा, या तो री के ऋषि की मात्रा या री का ऋषि आपको मिलेगा, ठीक है, या तो आपको री का ऋषि मिलेगा या इसकी मात्रा मिलेगी, शय मिलेगा, अक्षय मिलेगा, त्रय मिलेगा, श्रेय मिलेगा, ठीक है। ये सारे जहां आपको मिलेंगे, अणय मिलेगा, ये सारे आपको जहां मिलेंगे तो कोशिश मतलब वो बात क्या होती है कि वो आपके शब्द क्या होते हैं बच्चे, वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके पहचानने की बात है, बाकी आप जो अभ्यास करेंगे उससे पता चलेगा। तो आपको इस सवाल का जवाब पता चल गया होगा। सवाल का जवाब क्या है, कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से तत्सम शब्द बताना था कौन सा है। तो तत्सम शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। शुष्क, सींग, सांवला, सीख। तो इसमें तत्सम कौन सा शब्द है, शुष्क। शुष्क क्या है आपका, तत्सम शब्द है। बाकी आपके क्या है सभी, बाकी आपके सभी क्या है इसमें तद्भव शब्द है। तो शुष्क आपका क्या हो गया, शुष्क आपका क्या हो गया, इसमें तत्सम शब्द है, ठीक है। ये भी आपका तद्भव है, ये भी तत्सम शब्द कौन सा हो गया बच्चे, तत्सम शब्द आपका है शुष्क। सीख आपका क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है शिक्षा। मैं दोबारा से लिख देता हूं, इसका तत्सम होता है शिक्षा, ठीक है। ये आपका तद्भव, ये आपका तत्सम शब्द है शुष्क। आपका क्या है, शुष्क क्या है आपका तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव आप लिखेंगे, तद्भव इसका क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा बच्चे सूखा। ये आपके दोनों क्या है, तद्भव शब्द है। इन दोनों की भी अलग अलग जो तत्सम हो जाएंगे, वो तत्सम आपको मैंने लिखे थे, दोबारा से मैं लिख देता हूं। सींग का जो तत्सम होता है वो श्रृंग होता है, सांवले का जो होता है श्यामला होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो चांदनी किसको कहते हैं बच्चे, चांदनी शब्द के जो पर्यायवाची है वो कौमुदी और ज्योत्सना, कौमुदी और ज्योत्सना। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये शब्द ज्योत्सना ये आपसे वहां और पूछा जाता है जो आपके आते हैं वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि में भी ये शब्द आपसे पूछा जाता है, कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी शुद्धि में भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ज्योत्सना आपसे वहां पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का शब्द है। अगला सवाल आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। जो पढ़ा न गया हो उसको कहते हैं अपठित, जिसको कहते थे ना आप अनसीन पैसेज, ठीक है। अपठित आदि से अंत तक इसको कहते हैं अध्योपांत, ये सुसंगत है। तो सुसंगत कौन सा है, जो पहले न हुआ हो उसको क्या कहते हैं अभूतपूर्व, उसको क्या कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले ना हुआ उसको होनार नहीं कहते, ठीक है बच्चे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको समझिएगा। ये देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य बताना है बच्चे कौन सा है, अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, बस यहीं से पता चल जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया भी बताया भी, जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन जैसे मैं पढ़ाता हूं तो बताता भी हूं। जो आपको इसमें अशुद्धि मिलेगी वो कर्ता से क्रिया से संबंधित मिलेगी, व्याकरणिक अशुद्धि होगी या शब्दों से संबंधित अशुद्धि होगी, उसको आपको ढूंढना है और ऐसे शब्द वाक्यों में बताना है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। लिंग की दृष्टि से बताना है बच्चे कौन सा, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पेयर इसमें दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं। तो इसमें बनिया बनियान, तो बनियान नहीं होता बच्चे, आप सभी जानते होंगे क्या होता है। बनिया का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, बनियाइन, बनियाइन, ठीक है। ये बाकी सारे ठीक हैं, तो कौन सा विकल्प गलत हो गया इसमें, ए। वधु शब्द का बहुवचन, तो वधु शब्द का बहुवचन क्या होता है बच्चे, वधुएं। वधु शब्द का बहुवचन क्या होता है, वधुएं। चलिए
अगले सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल आपके लिए क्या है ये देखिएगा। पहला सवाल आपका यहां है, मां ने बच्चे को मिठाइयां दी। मां ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कारक आप सब जानते हैं, कारक और विभक्ति। कारक विभक्ति 8 विभक्ति जो आपकी होती है उनको अच्छे से पढ़िएगा। 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आते हैं। जिस एग्जाम में आपकी हिंदी आती होगी तो यहां से सवाल जरूर बनता है। तो यहां देखिएगा, मां ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कारक बताना है। तो रेखांकित शब्द है क्या यहां पर बच्चे? रेखांकित शब्द क्या है यहां? बच्चे को। रेखांकित शब्द क्या है? बच्चे को, या आप कह सकते हैं बच्चे के लिए। बच्चे को या बच्चे के लिए मिठाइयां दी, तो कौन सा हो जाएगा बच्चे? संप्रदान कारक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? संप्रदान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है बच्चे कौन सा है। तो तद्भव कौन सा है? यहां वानर संस्कृत का शब्द है, इसका तत्सम बंदर होता है। ठीक है, उल्लू ये तद्भव है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है बच्चे? इसका तत्सम क्या होता है? उल्लू का जो तत्सम होता है, उल्लू का तत्सम होता है उलूक। उल्लू का तत्सम क्या होता है बच्चे? उलूक। उलूक, उल्लू का जो तत्सम होगा बेटा वो क्या होगा? उलूक। ऐसे ही मृत्तिका तत्सम शब्द है, मृत्तिका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मिट्टी। मृत्तिका का क्या होता है? मिट्टी। ऐसे ही ओष्ठ तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द आपका है, इसका क्या हो जाएगा? होंठ। इसका क्या हो जाएगा? होंठ। तो सवाल क्या था समझिएगा, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मैंने आपको बताया था संस्कृत के शब्द होते हैं और वो बदलकर कहां आ गए? हिंदी भाषा में आ गए। जो हिंदी की यात्रा रही, मैं फिर कह रहा हूं, जो हिंदी की यात्रा रही उसके दौरान हजारों साल से जो हिंदी में विकास हुआ उसके दौरान ये शब्द बदले हैं। तो इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है बच्चे? उल्लू। तद्भव शब्द आपका कौन सा हो गया? उल्लू। ठीक है, चलिए अगली बात पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगर आपको दिख रहा है अच्छे से आप देखिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं। सवाल क्या है? निर्भिमान शब्द में, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं बच्चे? उपसर्ग जो किसी शब्द के शुरुआत में जोड़े जाते हैं, किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द की विशेषता बढ़ाते हैं या उस शब्द में विशेषता लाते हैं, उस शब्द के अर्थ को बदलते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो सवाल पूछ रहा है निर्भिमान, निर्भिमान, निर्भिमान में कौन सा क्या है? निर्भिमान में, निर्भिमान में कौन सा, निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिएगा, आप सब जानते होंगे, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे। निर प्लस अभिमान, निर्धन अभिमान, निर्धन अभिमान। तो निर मीन्स होता है बिना या के बिना। ठीक है, निर्भिमान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? निर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ? देखिए अच्छा सवाल है, पढ़िएगा कि किस में सही समास विग्रह नहीं हुआ, ये बताना है आपको। किस शब्द में सही समास विग्रह नहीं हुआ? बताइएगा बच्चों, किस शब्द में सही समास विग्रह नहीं हुआ? पहला है देह लता, लता रूपी देह। एक तो आप इसमें बताइएगा मुझे समास कौन सा है। आपकी जवाबों की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। आपको लगेगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके काम आएगी, तो आप मुझे कमेंट में कृपया जरूर बताएं, जिससे मैं आगे की और वीडियो बनाऊं आपके लिए। डेली कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिस सेट जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है इस टाइप के सवाल आपके लिए लेकर आऊं। साथ साथ में एक वीडियो आपके लिए इसी टाइप से 25 सवाल 20 सवाल मैथ के आपके रखेंगे, वो भी इसी टाइप से प्रैक्टिस के लिए होंगे आपकी। वो होंगे आपके, चाहे आप पेपर आरपीएफ का दें, चाहे यूपी पुलिस एसआई का दें, कांस्टेबल का दें, कोई भी पेपर दें, कोशिश करूंगा उनके प्रीवियस और जो अच्छे अच्छे लेवल के अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं वो सब आपके हो जाएं। ठीक है, तो यहां शब्द है देहलता। देहलता का क्या किया गया? समास विग्रह, लता रूपी देह, लता रूपी देह। तो इसमें कौन सा समास है बच्चे? कर्मधारय। इसमें कौन सा समास है? जहां प्रथम पद उत्तर पद की विशेषता बताता हो। कर्मधारय क्या होता है? जहां प्रथम पद प्रधान हो और उत्तर पद की विशेषता बताता हो, जहां विशेषण और विशेष्य आते हो, तो उसमें कौन सा समास होता है?
क्रमधारी है, ये सही है। नवनिधि, 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 9 प्रकार की निधि, 9 प्रकार की निधि, ठीक है। एक तो इसमें बताना है समास कौन सा आपको, वेद पुराण, वेद और पुराण, ठीक है। इसमें आप सब जानते ही होंगे इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, इसमें के लिए आ गया, अभी आपने पीछे पढ़ाई था, ठीक है। बच्चे के लिए मिठाइयां लाई मार, ठीक है। तो के लिए किसमें आता है, संप्रदान तत्पुरुष, तो ये आपका संप्रदान क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास है बच्चे, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके सही है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधि नहीं होती है, 9 निधियां, नवनिधि क्या, 9 निधियां, प्रकार नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो कौन सा समास विग्रह गलत है इसमें, कौन सा समास विग्रह आपका इसमें गलत है बच्चे, कौन सा समास विग्रह इसमें गलत है, नवनिधि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आप सब ये सॉल्यूशन आपने देख रखे होंगे अगर आप तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने कि चलो कुछ करते हैं। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से बताना है कौन सा है। कुछ, क्या इसका आपको पता है, कुछ, वो क्या था ना, कुछ सामान या कुछ पानी, तो कुछ का नहीं पता है कितना है, तो अनिश्चय हो गया क्या, ये अनिश्चय अपने आप ही हो गया। कौन आया, यह अनिश्चय अपने आप ही हो गया, तो निश्चय कौन है बेटा, यह है, निश्चय कौन है, यह है मेरा मित्र है, यह मेरा पेन है, तो ये चीज क्या होगी आपके लिए, निश्चयवाचक। कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद, कौन से शब्द का, कवीश्वर, कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो कवि प्लस कविधन ईश्वर, इसमें कौन सी संधि है बच्चे, ये आप बताएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं पूरी क्लास पढ़ाता हूं, हिंदी मैथ्स ये दोनों चीजें कोशिश करता हूं कि बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड मिले, ठीक है, और उनके एग्जाम क्वालिफाई हो, बाकी आप सबकी मेहनत होती है। तो कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कविधन ईश्वर। अगली बात पर चलते हैं। क्या कोई तारे गिन, चलिए बच्चे इस पर देखते हैं भाई, सवाल क्या है, क्या कोई तारे गिन सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले, देखिएगा सवाल आपके सामने है बच्चे। क्या सवाल है, क्या कोई तारे गिन सकता है, जब क्या आ गया और तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। जब कोई सवाल पूछ रहा है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों, प्रश्न सूचक चिन्ह का इसमें प्रयोग होता है। इसके बाद ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, ईमानदार क्या बता रहे हैं, गुण, ईमानदार बेईमान ये सब क्या बताते हैं, गुण बताते हैं, तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। विशेषण क्या होते हैं, जो किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषता कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण, सकर्मक कर्म के साथ, सकर्मक कर्म के साथ कौन सी क्रिया, तो रमेश ने खिलौने खरीदे, हाथी सो रहा था, राम मंदिर अयोध्या में बना है, वह छत पर है, तो किसमें है, रमेश ने क्या किया, क्या खरीदा, रमेश ने खरीदा। अगर सवाल होता कि रमेश ने खरीदा तो पता नहीं क्या खरीदा, लेकिन क्या खरीदा रमेश ने, खिलौने खरीदे, तो यहां कर्म किया, तो जहां कर्म का पता हो, ठीक है, तो वहां कौन सा होता है, सकर्मक क्रिया होती है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भौतिकी कौन सा शब्द है, भौतिकी शब्द में प्रत्यय बताएंगे आप, तो इसमें बड़ी की मात्रा है, तो कौन सा प्रत्यय यहां पर है, बड़ी ई, ठीक है। तो भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, बड़ी ई। चलिए अगली बात पर चलते हैं। उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से, देखेगा इसको, उमा से पढ़ा नहीं जाता, देखेगा बच्चे, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, सब जानते होंगे। मुझसे खाया नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, तो वहां कौन सा वाच्य होता है, वहां कौन सा वाच्य होता है, ऐसी जगह भाववाच्य, ठीक है। कान पर जून रेंगना मुहावरे का अर्थ, कान पर जून रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कुछ असर ना होना। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द बहुत अच्छे मैंने तैयार कर रखे हैं, जैसे बच्चों को बताता हूं। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है बच्चे, विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण, ठीक है। आकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, सब और विपत्ति का होना।
सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। तो सही लोकोक्ति कौन सी है? ऊंट के मुंह में जीरा, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई। तो कौन सी लोकोक्ति है इसके लिए सबसे अच्छी? आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, आप पढ़ते हैं सभी, जानते भी होंगे इनको। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से जो बच्चे यहाँ पढ़े होंगे उन तक अगर वीडियो जाएगी वो जानते होंगे, जब जब मैंने हिंदी उनको पढ़ाई, उनको बताया रस से आपके एग्जाम में किस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, अब सवाल है शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चे? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्रोध किसका स्थायी भाव है? कौन से रस का? क्रोध कौन से रस का स्थायी भाव होता है बच्चे? क्रोध कौन से रस का स्थायी भाव होता है? आपको यह बताना है। क्रोध कौन से रस का स्थायी भाव होता है? 9 रस आपके होते हैं, तो क्रोध कौन से रस का होता है? रौद्र रस। रौद्र रस का होता है क्रोध। ठीक है, निर्वेद किसका आपने बता दिया? शांत रस का आपने बता दिया। क्रोध, ठीक है, क्रोध किसका? और जुगुप्सा, जुगुप्सा कौन से रस का होता है? जुगुप्सा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। और शोक, शोक किसका है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा आप सब जानते हैं क्या होता है? सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। जो दोहा होता है, दोहे के, दोहा जो होता है दोहे के पहले व तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? 13 मात्राएं, 13 मात्राएं। और दूसरे व चौथे चरण में, दोहे की मैं बात कर रहा हूं, कितनी होती है बच्चे? 11 मात्राएं। और सोरठा जो होता है इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सोरठे में क्या होता है? सोरठे में क्या होती है? पहले और तीसरे, पहले व तीसरे चरण में 11 और दूसरे व चौथे चरण में कितनी बच्चे? 13 मात्राएं। इसलिए ये क्या टेक्निकल तरीके से या शिल्पगत तरीके से क्या होता है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा सवाल आपके लिए है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए आप सभी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पता नहीं आपने बचपन से अब तक कितनी बार इसको पढ़ा होगा, अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी, और आपने किताबें पढ़ी हैं जब पढ़ते होंगे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में, वहां भी ये कहीं ना कहीं आपके पास आया होगा दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा बेटा इसमें? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहां होता है? जब एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो जाए। जब एक शब्द की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो, लेकिन उसके अर्थ क्या हो जाए? भिन्न हो जाए। पानी, किस किस के लिए पानी का बात कह रहा है? मोती मानुष चून, मोती के लिए पानी की बात कह रहा है। तो मोती के लिए पानी का अर्थ यहां क्या हो जाता है? मोती के लिए पानी का अर्थ यहां क्या हो जाता है बच्चे? मोती के लिए जो पानी का अर्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है? लेप या चमक। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या हो जाता है? लेप या चमक। जो आभूषणों के ऊपर लेप चढ़ाया जाता है, चमक चढ़ाई जाती है, तो उसको कहा गया। मनुष्य के लिए, मानुष के लिए, मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी क्या है? मनुष्य, मानुष के लिए पानी क्या है? पानी का अर्थ हो जाता है, कहते हैं ना कि मनुष्य पानी पानी हो गया ये आदमी, शर्म, लज्जा। मनुष्य के लिए क्या अर्थ है इसका? मानुष के लिए पानी का क्या अर्थ है? लज्जा या शर्म। और चून, आटा, उसके लिए क्या है? जल। इस प्रकार से पानी के कितने अलग अलग अर्थ हो गए। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा बच्चे? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होगा यहाँ? श्लेष अलंकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? तो इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? एक आध सवाल आपके लिए भी छोड़ दूं, इनमें से ढूंढना है अनेकार्थी कौन सा नहीं है। रहस्य, प्रकार, मूल्य और भिन्नता। रहस्य अनेकार्थी है, ये अनेकार्थी है, अनेकार्थी है रहस्य। मूल्य अनेकार्थी है। ठीक है, 2 शब्द अब आपके बचे, भिन्नता और प्रकार। इन दोनों में आप भी सोचिएगा। ठीक है, कमेंट तो आप करेंगे कि सर आपको पता नहीं था तो हमें
पढ़ाया क्यों, या आप ही नहीं जानते हो, आप हमसे पूछ रहे हो। वो बिल्कुल आएंगे इस प्रकार के कमेंट, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कोशिश कीजिएगा, नहीं होंगे तो बताएंगे, ठीक है। गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य किस काल का है? तो ये किस काल का वाक्य है? ये संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान। गाय मीठा दूध देती है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? गाय मीठा दूध देती है, तो ये संदिग्ध वर्तमान हो जाता है आपका। चलिए, अब ये आपका पैराग्राफ आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा कुछ इसमें पैराग्राफ में, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने थोड़े से बढ़ा दिए जो बढ़ सकते थे। तो पैराग्राफ पढ़कर इनके जवाब देने हैं। पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो यहां पहला सवाल आपसे पूछा गया समस्त का पर्यायवाची। तो समस्त का पर्यायवाची क्या होता है बच्चे? संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आज से स्पष्ट कीजिए, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? श्रमहीनता के दुष्परिणाम। श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है। श्रम की आवश्यकता। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। तो ये इसका, चलिए दो सवाल और इस पर है। गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो बेरोजगारों को, श्रम न करने वालों को, हिंसक को या श्रमिक को किसको मानते थे? श्रम न करने वाले को। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम मौज करना, पाप का अन्न खाना, किसी का सामान चुराना, बिना श्रम भोजन करना। तो इन्होंने कहा है कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। तो बिना श्रम भोजन करना, बिना श्रम भोजन करना, क्या इसमें गद्यांश में चोर की परिभाषा क्या दी गई है? बिना श्रम के भोजन करना। ये किसकी परिभाषा इसमें दी गई है? चोर की परिभाषा। समझ आ रही होगी बात, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं। नीरजा। नीरजा किसकी रचना है? नीरजा किसकी रचना है? नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की एक रचना जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, यामा, ये भी रचना महादेवी वर्मा की है। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? आप सभी जानते होंगे। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्र बरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। पृथ्वीराज चौहान को ही आप क्या कहते हैं? राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा जाता है? राय पिथोरा। क्या लिखा इन्होंने? चंद्र बरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किन्होंने की? चंद्र बरदाई ने। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की किसी रचना का नाम आप बताएं। सुमित्रा नंदन पंत की कोई रचना जो आप जानते हो कौन सी है? महत्वपूर्ण है सुमित्रा नंदन पंत की रचना, बहुत पूछी जाती है। चिदंबरा, बहुत पूछी जाती है चिदंबरा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत। तुलसीदास जी। तुलसीदास जी राम भक्त थे, आप सब जानते हैं। किन के लिए लिखा? रामचंद्र जी के लिए लिखा। अवधी भाषा में ज्यादा से रचनाएं इन्होंने की। महाकाव्य लिखा रामचरितमानस, वो पूरा किस में है? अवधी भाषा में है। तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तुलसीदास जी ने एक रचना ऐसी की है जिसमें बात पूरी उसी की है, रामचरितमानस से संबंधित, लेकिन वो है किसमें? ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका, ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की रचना है वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपको बताया था किससे हुई है? संस्कृत से। देखिएगा संस्कृत के भी दो पार्ट होते हैं। संस्कृत को आपको मैंने बताया था वैदिक संस्कृत,
वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में वेद या ऋग्वेद आप कह सकते हैं, और उसके बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत बाद की संस्कृत है, या उत्तर वैदिक काल के समय आप कह सकते हैं ये पूर्व वैदिक काल में, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। लौकिक संस्कृत के बाद आपकी आती है प्राकृत भाषा, कहीं कहीं आपको पाली भाषा पहले मिलेगी, फिर पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा, और प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा, इसके बाद अवहट और इसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो पूर्ण तरीके से क्या आती है फिर प्राचीन हिंदी, और फिर आधुनिक हिंदी। इस तरीके से हिंदी की विकास यात्रा है। चलिएगा आगे। अगला है आपका वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह क्या थक गया है? बिल्कुल थक गया है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक? तो कौन सा है? परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण होता है, जैसे थकने की विशेषता वो बता रहा है, कैसे थक गया, बिल्कुल थक गया, तो क्या? परिमाणवाचक। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मुलायम भी है, कोमल भी है, मसृण भी है, तो कौन सा नहीं है? कूल। कूल मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। कूल के जो पर्यायवाची होते हैं अद्भुत और उत्कृष्ट, कूल के पर्यायवाची मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये क्या होते हैं? अद्भुत और उत्कृष्ट। ये कूल के पर्यायवाची होते हैं, अद्भुत और उत्कृष्ट, ये कूल के पर्यायवाची हैं। तो कूल मृदु का पर्यायवाची नहीं है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही, दिन, दिन होता है दिवस और दीन होता है गरीब, दिवस और गरीब। ठीक है, चलिए। आंखों के सामने, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग करें। आप सब जानते हैं आंखों के सामने, ठीक है, आंखों के सामने को क्या कहते हैं आप? प्रत्यक्ष। आंखों के सामने क्या होता है? प्रत्यक्ष। पंचवटी किसकी रचना है? पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी किसकी रचना है भाई? मैथिली शरण गुप्त। हरिओद की एक मुख्य रचना है जिसको आप सब पढ़ते हैं, प्रिय प्रवास। हरिओद की जो मेन रचना है उसका क्या नाम है? प्रिय प्रवास। सुमित्रानंदन पंत की अभी हमने पढ़ी थी। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास, प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास बहुत पूछा जाता है, कौन सा है भाई? मंगलसूत्र। कौन सा है? मंगलसूत्र। बाकी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं, गोदान, गबन, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? और प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सवाल थे पूरे, जो यूपी पुलिस हिंदी के एक पेपर में आए। जितने भी आपके 37 क्वेश्चन होते हैं, या 38 या 37, जितने भी आपके आते हैं, यहां तक के मैंने कोशिश की कि पूरे सवाल इसी तरीके से आपको, हर पेपर के सवाल जो इस साल पेपर हुए हैं, जो इससे पहले 18-19 में हुए, या बीच में जेल वार्डन के पेपर हुए, या और दूसरे पेपर हुए हैं, या यूपीएसआई के हुए, तो उनमें जो जो हिंदी आई है, कोशिश की जाएगी कि डेली आपके लिए एक वीडियो कम से कम हिंदी की ऐसी प्रैक्टिस सेट किया है। आप बताइएगा जरूर आपके लिए ये यूजफुल है या नहीं है तो मैं आगे और बनाऊंगा, नहीं है तो कोशिश करेंगे जैसे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।